हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम करने जा रहे हैं आपके मोमेंट्स टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अब यहाँ पे जो टाइटल है ये इटसेल्फ बता रहा है कि ये कोई स्टूपिड सी स्टोरी होगी। क्यों? क्योंकि फूल्स आ रहे हैं। फूल्स मीन्स बेवकूफ़ों की धुन, बेवकूफ़ हम कह सकते हैं, और किंगडम मीन्स राज। तो चलो देखते हैं कि ये कौन सी स्टोरी है। इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। Who are the fools in this story? What happens to them? ऐसा कहा जाता है कि ये जो बेवकूफ़ होते हैं ना, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं और बहुत गिने चुने लोग ही, वाइस लोग जो होते हैं, वाइस मीन्स जिनका दिमाग जो क्लेवर होते हैं, वही लोग इनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो कौन हैं ये ऐसे फूल्स जिनकी स्टोरी में बात किया गया है और फिर उनको क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग। In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change day into day, night into day and day into night. एक ऐसा ही राज्य था बेवकूफ़ों का, जहाँ पर राजा और उनके मिनिस्टर्स कैसे दिखाए गए? इडियट्स, बेवकूफ़ों के समान उनकी गिनती की गई है। वो नहीं चाहते थे कि जैसे दूसरे राज्य के जो राजा हैं अपना राज्य चलाते हैं वैसे ये चलाएं। सो उन्होंने डिसाइड किया क्या कि दिन रात जो होगा वो दिन हो जाएगा और दिन जो होगा वो रात कहलाई जाएगी। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप। उन्होंने ऑर्डर किया हर एक व्यक्ति को जो उस राज्य में रहता था कि रात में आपको जागना है, अपने अपने खेतों में काम करना है, अपने अपने बिजनेस को चलाना है और डार्क होने के बाद आप कब सोने जाएंगे? तब सोने जाएंगे जब सुबह क्या निकलेगा? सूरज, यानी सूरज के निकलते ही आप क्या करेंगे? सोने के लिए चले जाएंगे। Anyone who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. और ऑर्डर दिया, उसके साथ साथ सज़ा भी दी गई कि जो कोई इस ऑर्डर का पालन नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, वो भी क्या? मौत की सज़ा। तो लोगों ने डर के मारे इस जो ऑर्डर को था वो फॉलो करना शुरू किया। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। राजा और उनके जो मिनिस्टर्स थे बहुत ही गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये जो स्टूपिड सा प्रोजेक्ट था, दिन को रात करना, रात को दिन करने वाला, वो सक्सेसफुली काम कर रहा था। एक दिन एक गुरु और उनके कुछ शिष्य शहर में आते हैं। It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? बहुत ही सुंदर दिन बताया जा रहा है। काफ़ी सुंदर रोशनी हर जगह फैली हुई थी, पर एक भी व्यक्ति शहर में नज़र नहीं आ रहा था। सब लोग सोए हुए थे। इवन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक चूहा भी नज़र आ नहीं रहा था। Even the cattle had been taught to sleep by day. The true strangers were amazed by what they saw around them and wandered around the town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब होता यूँ है कि जो जानवर थे उनको भी कुछ ऐसा सिखाया गया था कि तुम्हें दिन में सोना है। दो अजनबी वो ये सारी चीज़ों को देख करके आसपास की चौंक जाते हैं। वो यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं टाउन में और उतने में क्या हो जाती है? शाम। थोड़ी ही देर में धीरे धीरे करके, क्योंकि अंधेरा छा जाता है, पूरा जो कस्बा था वो जग जाता है और अपने अपने रात के बिजनेस में लग जाता है। The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same. A single dudu, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. अब होता यूँ है, ये जो दो अजनबी वहाँ पर पहुँचे थे इस कस्बे में, वो काफ़ी भूखे दिखाए गए। उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और उन्होंने देखा कि जो भी दुकानें अब वो खुल चुकी हैं, वो कुछ चीज़ वस्तु लेना चाहते थे और वो चौंक गए कि इस कस्बे में बिकने वाली हर एक चीज़ का कॉस्ट यानी प्राइस कैसा था? सेम। यानी हर चीज़ को खरीदने के लिए उनको सिर्फ सिंगल डूडू यानी वहाँ की जो लोकल करेंसी होती है वो देना पड़ेगा। उन्होंने भले 1 किलो चावल लिया या केले लिए, बंच ऑफ बनानास लिए, हर चीज़ का रेट क्या था? अ डूडू। अब यहाँ पे जो गुरु थे और जो शिष्य थे वो ये सारी चीज़ें देख करके तो खुश हो गए। उन्होंने ऐसे कभी कुछ सुना ही नहीं था अपनी लाइफ में। वो जो चाहते थे वो हर एक चीज़ सिर्फ 1 रुपये में, यानी 1 डूडू मीन्स ए सिंगल कॉइन, सिंगल रुपये में, 1 रुपये में वो आसानी से अपनी मनचाही चीज़ वस्तु को खरीद सकते थे, भले वो कितनी भी क्वांटिटी की हो।
When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. There is no place for us, let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. अब उन्होंने क्या किया, वो जो ग्रोसरीज, जो अनाज लेकर आए थे, घर का सामान लेकर आए थे, किराना, उनको बनाया और खाया। गुरु को एहसास हुआ, अरे ये तो बेवकूफ़ों का राज्य है और यहाँ पर रहना उनके लिए अच्छा नहीं है। वो अपने शिष्यों को ऑर्डर देते हैं कि ये हमारे लिए जगह नहीं बनी है, चलो यहाँ से चलते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, लेकिन जो शिष्य थे वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे हर चीज़ वस्तु कैसी मिल रही थी, काफ़ी सस्ती, और उनको खाना काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सस्ते दाम में यहाँ पर मिल रहा था। इसीलिए वो अपने गुरु के साथ यहाँ से जाने के लिए राज़ी नहीं होते। द गुरु सेड, दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। उन्होंने क्या बोला कि ये सब तो गधे हैं, बेवकूफ़ हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। तुम्हें नहीं पता आने वाले दिनों में ये जो यहाँ के राजा हैं या जो मिनिस्टर्स हैं ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तो तुम्हारे लिए भला यही है कि तुम यहाँ से चलते बनो। बट द डिसाइपल्स वुडेंट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। This the disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डिसाइपल्स जो थे वो तो तैयार ही नहीं थे, शिष्य जो थे वो गुरु की बातों से तैयार नहीं हुए, उसकी जो बातें थी, जो कहीं ना कहीं सत्य वचन था, वो उसे मानने से इनकार कर देते हैं। तो वो कहते ठीक है, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जो सही लगे तुम करो, पर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। और वो चले जाते हैं। शिष्य वहीं पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको हर दिन उनकी मनचाही इच्छा खाने की चीज़ें मिल रही थी। केले हो गए, घी हो गए, चावल हो गया, गेहूं हो गया, और खा खा के वो इतने मोटे हो गए जैसे गली में घूमने वाले जो बैल होते हैं, जो बुल होते हैं, जिसको हम सिंपली बोलें तो जो सांड होते हैं, उनकी तरह वो फूल फूल के मोटे हो चुके थे। One bright day, a thief broke into a rice merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained. एक दिन एक चोर जो था वो एक अमीर व्यापारी के घर में घुस जाता है। उसने एक छोटा सा सुरंग यानी होल बनाया दीवार में और उसके अंदर से अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो चोरी करके बाहर आ रहा होता है, एकदम से वो जो वॉल है वो उसके ऊपर गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो घर कैसा दिखाया गया है, पुराना। यानी जो मर्चेंट थे उनके घर के पास में जो जिस होल से होते हुए जो व्यापारी बाहर निकला था, वो वहाँ पे फंस जाता है। पूरी दीवार जो उसके ऊपर ढह जाती है, जिसकी वजह से वो जो चोर था ऑन द स्पॉट मर जाता है। उसका जो भाई है वो भाग करके कहाँ पहुँचता है? राजा के पास, और कंप्लेन करता है, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. वो कहते हैं, महाराज, जब मेरा भाई पुराने व्यापार के चलते इस व्यापारी के घर पर गया था, एकदम से वहाँ पे जो वॉल थी वो उसके ऊपर गिरी और वो मर गया। ये जो व्यापारी है ये गुनहगार है, इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि इसने अच्छे से दीवारों को नहीं बनवाया था, मजबूत दीवार नहीं बनाई थी। आप जो भी कोई यहाँ पे गुनहगार है उसको पनिशमेंट दीजिए और परिवार को कंपनसेट यानी मुआवजा दीजिए, यही जस्टिस होगा, वरना ये इनजस्टिस होगा। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस. राजा ने बोला, हाँ, न्याय होकर रहेगा, चिंता मत करो। उन्होंने ऑर्डर दिया, क्या भेजा? संदेशा भेजा, किसको? कि जो कोई भी उस घर का मालिक है उसको मेरे सामने पेश किया जाए। When the merchant arrived, the king questioned him. What's your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. Lord, said the helpless merchant, I didn't pull up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. Who's that? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. अभी होता यूँ है,
व्यापारी वहाँ पहुँचते हैं, राजा उनसे प्रश्न पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? तो अपना नाम बताते हैं, मेरा ये नाम है महाराज। तो जब वो आदमी जो मर गया है, जब तुम्हारे घर पर जो दब करके जिसकी मौत हो गई थी, क्या तुम उस समय घर पर मौजूद थे? तो वो कहता है, जी महाराज, जब वो दीवार टूटी तो मैं वहीं घर पर था। वो दीवार एक्चुअल में बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए उसके ऊपर गिर गई। तो उन्होंने बोला, तो फिर तुम गुनहगार हो, तुमने उस आदमी, ये आदमी का जो भाई है उसको मार डाला, तुम एक मर्डरर हो, तुमने गुनाह किया है, तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलेगी। तो कहता, लॉर्ड मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ये दीवार नहीं बनवाई, ये दीवार तो उस आदमी ने बनवाई है जो मेरे पापा के टाइम पे दीवारों को बनाने का काम करता था, उसने सही तरीके से नहीं बनाई, तो आप मुझे क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं? तो उसने बोला, कौन है वो? तो कहता है, महाराज ये जो वॉल है वो मेरे पिताजी के समय बनवाई गई थी, मैं जानता हूँ उस आदमी को, अब तो वो एक बूढ़ा आदमी हो गया है और वो पास की जगह पर रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of wall is this that you built? It has fallen on the poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. अभी होता ही हो, जब मर्चेंट कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, ये तो उस आदमी ने जो मेरे पिताजी के समय इस दीवार को बनाया था, ये उसकी गलती है, तो पनिशमेंट उसको दो ना कि मुझे दो। तो कहता है, ठीक है, उसको बुलाया जाए। तो जो दीवार बनवाया था वो आता है और वो उनसे पूछते हैं, क्या तुमने ये दीवार बनवाई थी? उसको पेश कैसे किया जाता है? उसका हाथ और पैर बांध करके उसको लाया जाता है। तो कहता है, जी महाराज, ये मैंने ही बनवाई है दीवार, पर ये इस व्यापारी के पिताजी के समय बनवाई गई दीवार है। तो कहता है, हाँ ये मैंने ही बनवाई थी। तो किस तरीके की दीवार तुम बनाते हो? तुम्हें पता है ये दीवार गिर गई और एक गरीब इंसान जो है वो मर गया, तुम एक मर्डरर हो, तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good, but that was because of my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. तो राजा तो सज़ा सुना देते हैं कि इस आदमी को ले जाया जाए और इसको फांसी दी जाए, लेकिन वो कहता है, अरे रुकिए रुकिए, आप कुछ भी फैसला सुनाइए, उसके पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनिए, ये जब मैं दीवार बना रहा था उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती इसलिए नहीं क्योंकि मेरा जो मन था वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं इस दीवार को बनाने का काम कर रहा था तो उसी गली से ऊपर की तरफ एक लड़की जो है पैरों में पायल पहन के जा रही थी। उसके पायल का जो घुंघरू था वो इतना ज़्यादा जिंगल कर रहा था, यानी छन छन कर रहा था, कि मैं अपना जो ध्यान है वो वॉल को बनाने में ना लगा पाया, और जिसकी वजह से ये वॉल टूट गई। ये सारी गलती उस डांसिंग गर्ल की है, उसको बुलाया जाए, और मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज़। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord. I remember it very well. वो राजा कहते हैं, हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, अब ये केस टलता जा रहा है, मुझे इसको गंभीरता से देखना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं इतने पेचीदे केसेस को लड़ना। चलो अब उस लड़की को बुलाया जाए जो डांसर थी, कहाँ रहती है उसको वहाँ से बुलाया जाए। डांसिंग गर्ल आती है, जो कि एक बुजुर्ग महिला बन चुकी होती है, ओल्ड वुमन होती है। वो हिलते डुलते मतलब कांपते हुए कोर्ट में हाजिर होती है। वो उनसे पूछते हैं, क्या तुम उस दिन उस गली से चलते हुए जा रही थी काफ़ी साल पहले, जब ये पुअर, ये जो गरीब आदमी है, ये जो बुजुर्ग इंसान है, ये जब वहाँ पे वॉल को बनाने का काम कर रहा था, क्या तुमने इस आदमी को पहले कभी देखा है? तो कहती है, जी हुजूर, मुझे अच्छे से याद है कि मैं वहाँ पर जा रही थी। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, You were young and you distracted him, so he built a bad wall. वो कहती है, तो क्या तुम ऊपर की तरफ, वो कहते हैं महाराज कि क्या तुम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बार बार आ रही थी, तुम्हारे पैरों में जो पायल थी वो इतना ज़्यादा साउंड यानी छन छन कर रही थी, जिसकी वजह से ये जो यंग मैन है उस टाइम पे तुम पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका टेंशन हट जाता है, उसका जो ध्यान था वहाँ से हट करके तुम्हारे पैरों की पायल में चला जाता है, और जिसकी वजह से इसने ये गंदी सी दीवार को बनाया। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished.
तुम्हें पता है ये जो चोर है, बर्गलर का मतलब होता है जो सेंध मार के यानी होल करके जो दीवार में से घुसता है उसको बर्गलर कहते हैं, यानी एक तरीके से चोर कहते हैं। ये जो गरीब चोर था इसको तुमने मार डाला, तुमने एक मासूम की जान ली है, तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. पहले तो थोड़ी देर वो जो बुजुर्ग महिला थी सोचती है, फिर कहती है महाराज एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए। अब मुझे याद आ रहा है कि मैं बार बार क्यों उस स्ट्रीट पे यानी गली में ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी। मैंने एक्चुअली कुछ सुनार को दिया था कुछ ज्वेलरी को बनाने के लिए, गहनों को बनाने के लिए। और वो कैसा इंसान दिखाया गया? लेजी। लेजी मीन्स जो आलसी होते हैं, इस तरीके का स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है वो जो दुष्ट सुनार था उसकी वजह से मैं कभी ऊपर जाती थी कभी नीचे आती थी, क्योंकि हर बार वो क्या देता था? एक्सक्यूजेस यानी बहाने बनाता था। आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, जिसकी वजह से मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ता था और बार बार नीचे आना पड़ता था। वो जो लेजी यानी आलसी सुनार था उसकी वजह से, दुष्ट सुनार की वजह से मैं बार बार ऊपर नीचे आया करती थी। That was when his bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. इसी वजह से इस दीवार को बनाने वाले ने मुझे देखा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज, वो तो उस गधे स्टूपिड से गोल्डस्मिथ यानी सोनार की गलती है। Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. होता यूँ है कि राजा कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही कर रही है, चलो अब हमें पता लग गया है कि कौन एक्चुअल में गुनहगार है, जाओ जा करके उस सुनार को पकड़ के लाओ, जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ है फटाफट मेरे सामने उसे पेश किया जाए। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. राजा के जो मुआइंदे होते हैं, खास करके बेलिफ का मतलब होता है जो कानून का पालन करवाने वाला जो होता है, उसको उन्होंने भेजा और कहा जाओ जा करके उस सुनार को लेकर आओ। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो कहाँ छुपा हुआ होता है, अपनी दुकान के कोने में। उसने जब सुना कि सारे इल्ज़ाम उस पर लगे हुए हैं तो वो अपनी ही एक मनगढ़ंत कहानी के साथ तैयार हो जाता है। माई लॉर्ड, he said, I am a poor goldsmith. It's true. I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before. I finished the rich merchant's order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. वो जो गोल्डस्मिथ है सुनार कहता है महाराज सही है, ये जो बोल रही है लेडी वो उनकी बात सही है, लेकिन मैं एक गरीब सा गोल्डस्मिथ हूँ, मैं एक बेचारा सा सुनार हूँ। यस, ये बात सही है कि मैंने इस नाचने वाली औरत को कई बार अपने गेट पर आकर के लौटा दिया, मैंने उसको बहुत सारे बहाने भी दिए क्योंकि मैं उसका ज्वेलरी बनाने का जो काम था वो टाइम पर फिनिश नहीं कर पाया। उसका कारण ये है कि ये जो मर्चेंट हैं इनके घर में एक शादी थी और इन्होंने मुझ पर इतना ज़्यादा दबाव डाला, प्रेशर डाला कि वो मुझे उनकी ज्वेलरी को पहले बनाना पड़ा। मैं वो वेट करने के लिए तैयार भी नहीं थे। आप जानते हैं ना ये जो अमीर लोग होते हैं इनमें पेशेंस बिल्कुल होता नहीं है। Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you नेम हिम? अब राजा कहते हैं कि कौन है वो अमीर व्यापारी जिसकी वजह से तुम अपने काम को पूरा नहीं कर पाए, इस गरीब औरत की ज्वेलरी को टाइम पे नहीं बनवा पाए, उसे बार बार धक्के खिलाते रहे, जिसकी वजह से वो जो दीवार बनाने वाला इंसान था उसने गलत दीवार बनाई और जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। नाम बताओ कौन है वो? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice has come full circle, thought the king. Back to merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब सुनार ने नाम लिया और नाम किसका लिया? उसी व्यापारी का जो कि ओरिजिनल ओनर था उस घर का जहाँ पर ये पूरा किस्सा हुआ था दीवार का गिरने का। अब फैसला आने वाला था। घूम फिर कर सारी बात उस मर्चेंट पे ही आ गई।
और उन्होंने ऑर्डर दिया जाओ जा कर के मर्चेंट को बुलाया जाए। बहुत ही गलत तरीके से उसको वहाँ पे पेश किया गया कोर्ट में। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो रोते हुए परिस्थिति में कहता है, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पिताजी थे जिन्होंने ज्वेलरी को जल्दी से जल्दी बनवाने का ऑर्डर इस गोल्डस्मिथ को दिया था। अब वो मर चुके हैं, मैं बेकसूर हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। इट्स ट्रू योर फादर इज true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. राजा जो कहते हैं वो उन्होंने अपने राज दरबार में जितने भी कॉर्टियर्स थे उनसे दरबारों से बातचीत की और फाइनली एक पॉजिटिव डिसीजन निकाला। क्या ये बात सही है कि तुम्हारे पिताजी की वजह से ही ये सारा कांड हुआ है, वो ही एक्चुअल में गुनहगार है, लेकिन अब वो मर चुके हैं और किसी ना किसी को तो उनकी जगह पर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें इनहेरिटेड मतलब वारसे में आपके पेरेंट्स की तरफ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, भले वो अमीरी हो या पाप हो। तुम्हारे पिताजी क्रिमिनल थे, गुनहगार थे, तो अब तुम्हें उनकी जगह पर आना पड़ेगा। मैं जब तुम्हें पहली बार मिला था तभी मैं समझ गया था तुम्हारी आंखों को देख करके कि तुम ही इस पूरे कांड के पीछे के जड़ हो, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. उन्होंने ऑर्डर दिया कि इन्होंने राजा ने कि एक नया स्टेक मीन्स खूंटा बनवाया जाए जिससे ये जो गुनहगार है उसको सजा दी सके। उनके जो नौकर थे उन्होंने स्टेक यानी खूंटे को तीखा करना शुरू किया, पॉइंटेड करना शुरू किया, ताकि फाइनल जो पनिशमेंट है वो गुनहगार को दी जा सके। मिनिस्टर्स जो थे वो रिच मर्चेंट को लेकर आते हैं, लेकिन तभी उनको रियलाइज़ होता है कि ये जो मर्चेंट है वो तो इतना दुबला पतला है कि इसको इस खूंटे की मदद से हम सज़ा नहीं दे सकते हैं। तब वो जाते हैं राजा के पास और कहते हैं कि राजा जी ये तो संभव ही नहीं है। अब राजा जो थे वो सज़ा को लेकर के टेंशन में आ जाते हैं। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciples who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? राजा बोलते हैं अब हम क्या करें, मैं तो अटक गया हूँ, अगर सज़ा नहीं दी तो ये तो रह जाएगा, ये नाइंसाफ़ी होगी। तो कहते हैं जाओ जाकर ढूंढ करके लाओ ऐसे इंसानों को जो इस स्टेक में, इस खूंटे में फिट हो सके, ताकि हम उनको वहाँ पे फिट करने के बाद ये जो मर्चेंट है इसको सज़ा दे सकें। अब वो जो जितने भी सोल्जर्स थे वो वहाँ से निकलते हैं, उनके जो सैनिक थे, और जा करके ढूंढते हैं। तो फाइनली उनको कौन नज़र आता है? वही दो डिसाइपल जो खा खा के मुष्टंडे हो गए थे, मोटे हो गए थे, जो क्या खा रहे थे महीनों से, केले खा रहे थे, चावल खा रहे थे, गेहूँ खा रहे थे और घी खा रहे थे, जो खा खा के मोटे से हो गए थे। उनको पकड़ के वो लेकर आते हैं। What have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far, and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. तो वो जब उनको ले जा रहे होते हैं तो डिसाइपल कहते हैं दोनों, अरे हम बेकसूर हैं, हमने क्या किया है, हम तो सन्यासी हैं। तो जो सैनिक थे वो कहते हैं सच है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो राज दरबार से ऑर्डर आया है और हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, और हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना था जो मोटा हो, यानी तुम उस स्टेक में, उस खूंटी में फिट हो सकते हो। उन्होंने बोला। वो उसको ले जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पे सजा देने का काम किया जाने वाला था। तभी उस डिसाइपल को याद आता है कि उसके गुरु ने कहा था कि ये गधों का
यानी बेवकूफ़ों का शहर है, तुम्हें नहीं पता वो आगे क्या करेंगे। जब वो वेट कर रहा होता है कि कब उसकी मौत हो, उतने में वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा होता है, अपने दिल से अपने गुरु को याद कर रहा होता है कि उसकी ये जो पुकार है गुरु जहाँ कहीं भी हो सुन ले। गुरु जो थे वो आसानी से अपने मन ही मन में हर चीज़ को देख सकते थे, उनके पास बहुत ही मैजिकल पावर्स थे, वो दूर दूर की चीज़ों को आसानी से महसूस कर सकते थे, भले वो वर्तमान हो, भविष्य हो या भूतकाल हो। वो फटाफट कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने डिसाइपल के पास, और वो सोच रहे होते हैं कि कैसे इस गधे को यानी अपने डिसाइपल को इस मुसीबत से बाहर निकालें। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of the kings, who is greater, the guru or the disciple? वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं वो अपने डिसाइपल को पहले डांटते हैं, फिर कान में धीरे से कुछ फुसफुसाते हैं, विस्पर मीन्स धीरे से बोलना, और फिर जाते हैं राजा के पास और कहते हैं, ओ महान राजा, कौन महान है आप? कौन महान है, गुरु या फिर शिष्य? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first. Put my disciple to death after myth. तो कह रहा महाराज जो थे वो कहते ऑफ कोर्स गुरु ही सबसे ज़्यादा महान है, उसमें कोई शक नहीं, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको लगता है गुरु महान है तो फिर आप मुझे उस खूंटे से टांगिए, ना कि मेरे डिसाइपल को। मेरे मरने के बाद आप मेरे शिष्य को वहाँ पर टांग सकते हैं। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, Why do you want to die? We chose him because we indeed needed a fat man for the stake. अब जब शिष्य ने सुना तो बोला, वो समझ गया था कि यहाँ पे गुरुजी कुछ ना कुछ चाल चल रहे हैं, तो वो चिल्लाता है और क्लेम करता है, नहीं नहीं, मुझे पहले टांगा जाए, आप मुझे पहले यहाँ पर लाए थे तो पहले सज़ा मुझे होगी, ना कि इसको। गुरु और डिसाइपल जो थे यानी गुरु शिष्य में अब झगड़ा शुरू हो जाता है, और ये जो सिचुएशन थी इसमें बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा कर दी थी। वो काफ़ी ज़्यादा राजा जो थे वो कंफ्यूज हो गए थे कि वो क्या करें इनके व्यवहार से। उन्होंने पूछा, गुरुजी आप क्यों मरना चाहते हैं? हमने उसको चूज़ किया है क्योंकि वो फिट है, मोटा इंसान है, फैट इंसान है, जो खूंटे पे आसानी से टंग सकता है, फिट हो सकता है। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु कहते हैं आप ऐसे मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, आप मुझे मौत की सज़ा सुनाइए सबसे पहले। वाई? देयर इज़ सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो वो कहते हैं क्यों? यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, आप एक क्या बोलते हैं क्लेवर इंसान है, एक महान व्यक्ति हैं, तो आपको मुझे बताना चाहिए कि क्यों आप ये करना चाहते हैं, पहले मुझे समझाइए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी to death if I tell you? asked the guru. The king gave him his solemn word. The guru took him aside out of the servants earshot and whispered to him, Do you know why we want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. That stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be the reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as a king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. गुरुजी कहते हैं, मैं आपको तभी बताऊंगा अगर आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे, वादा करेंगे कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, सबसे पहले मुझे मारेंगे। राजा ने उनको वादा दिया। गुरु कहते हैं सुनिए, और वो सबसे पहले क्या जाते हैं, सर्वेंट के कान में जाकर के कुछ बोलते हैं, तुम्हें पता है मैं क्यों पहले मरना चाहता हूँ? हम दोनों में से पहले मैं क्यों मरना चाहता हूँ? क्योंकि ये जो दुनिया है बहुत अजीब है। ऑलमोस्ट मैं और मेरा जो शिष्य है हर जगह घूम करके आए हैं, लेकिन हमने ऐसा शहर या ऐसे राजा पहले कभी नहीं देखे। ये जो स्टेक है ये प्रतीक माना जाता है भगवान का, वो भी कैसे, न्याय के देवता का, और ये नया है, इसमें कभी भी किसी भी क्रिमिनल को टांगा नहीं गया, और जो कोई भी यहाँ पे मरेगा वो दोबारा जब पैदा होगा तो एज ए राजा इस देश का पैदा होगा, और जो दूसरी बार में जाएगा वो यहाँ का मिनिस्टर के तौर पे पैदा होगा। हम थक चुके हैं अपनी ये एस्थेटिक लाइफ का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है आध्यात्मिक जीवन का, सन्यासी वाला जो जीवन है इससे हम तंगा चुके हैं। तो हमारे लिए ये गर्व की बात होगी अगर हम पहले मरें, इसीलिए हम दोनों लड़ रहे हैं। चलो अब आपका टाइम आ गया है महाराज, अब अपने शब्दों को विराम दीजिए और मुझे सबसे पहले इस खूंटे से मारिए।
The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will reborn as king and minister again. Holy men, do not tell lies, he said, and the ministers agreed. सुबह क्यों आवाज कर रही है? राजा जो थे वो गहरी सोच में डूब जाते हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनका जो राज्य है, उनका जो सिंहासन है, उनसे छिन जाए अगले जन्म में। तो वो सोचने लग गए और फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, ये सज़ा यहीं पर खारिज की जाती है। वो कहते हैं इस सज़ा को हम बाद में कभी देखेंगे, और वहाँ से सभी को जाने के लिए कहते हैं। और वो जाते हैं अपने मिनिस्टर्स के पास और बहुत सीक्रेटली बात करते हैं, ये अच्छा नहीं होगा हमारे लिए कि हम अपना राज्य किसी और को दे दें अगले जन्म में, तो चलो हम खुद ही जाकर पे इस खूंटे से टंग जाते हैं, क्योंकि मैं एज ए राजा यहाँ पे पैदा होना चाहता हूँ और तुम सब यहाँ पे मिनिस्टर के तौर पे पैदा होने की इच्छा रखते होगे। जो ये पवित्र लोग होते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए हमें ये करना चाहिए। जैसा ही राजा ने ऐसा ऑर्डर दिया, जितने भी मिनिस्टर्स थे उनकी बातों से सहमति दिखाते हैं। So he told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. तो वो सुनाते हैं फैसला। राजा कहते हैं जो भी वहाँ पे सज़ा देने वाला था, हम आज रात को जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो दोषी हैं, उनको भेजेंगे। जो कोई भी पहला व्यक्ति आएगा, तुम पहले उसको मौत के घाट पे उतारना और उसके बाद दूसरे इंसान को। याद रखना, ये मेरा ऑर्डर है, किसी भी तरह की यहाँ पे मिस्टेक नहीं चलेगी। That night the king and his ministers went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. उस रात राजा और उसके जो मिनिस्टर्स थे चुपचाप प्रिजन में यानी जेल में जाते हैं। उन्होंने गुरु को, शिष्य को वहाँ से जाने दिया और कहा कि आप दोनों की जगह हम यहाँ पर जाना चाहेंगे। उन्होंने उनको वहाँ से भेजने की कोशिश की, उनको वहाँ से भगा दिया और अपने जो भी लॉयल सर्वेंट्स थे उनके साथ वो स्टेक पर एक के बाद एक चढ़ जाते हैं, खूंटी पे चढ़ जाते हैं। When the bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the ministers. The city was in confusion. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and a ministers, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly ministers, on the condition that they could change all the old laws. अब होता यूँ है, मरने के बाद उनके जो डेड बॉडीज़ थी उसको ले जाया गया और फेंक दिया गया कौवों के लिए और गिद्धों के लिए ताकि वो खाएं। जब इंसानों ने, बाकी के जो लोग थे उस राज्य में, वो उनकी बॉडीज़ को देखते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था और वो डेड बॉडी भी निकली तो किसकी? उनके राजा की और उनके मिनिस्टर्स की। पूरा शहर जो था वो कंफ्यूज हो गया। पूरी रात अजीबोगरीब सी बातचीत होती रही और फिर वो अंदर ही अंदर बातचीत करना शुरू करते हैं कि फिर हमारा ये जो राज्य है क्या राजा के बिना रहेगा? कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया और फिर कुछ लोगों ने सलूशन दिया कि क्यों ना उन गुरु को और उनके डिसाइपल को हम कहें कि भाई आप ही हमारे राज्य को संभालिए, क्योंकि उनसे पहले तो किसी ने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था। इतने में वो क्या देखते हैं कि वो जो गुरु थे और उनके जो शिष्य थे वो तो उस टाउन को छोड़ने की तैयारी में थे। तभी जाते हैं लोग और कहते हैं हम आपको एज ए राजा और एज ए मिनिस्टर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बाकी सब भी मान जाते हैं। उन्होंने गुरु को रिक्वेस्ट की, डिसाइपल को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे राजा और यहाँ के मिनिस्टर बन जाइए। वैसे तो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा बहसबाजी नहीं हुई डिसाइपल को रेडी करने के लिए, मनाने के लिए, लेकिन गुरु को मनाने में काफ़ी समय लग जाता है। फाइनली दोनों जन तैयार हो जाते हैं और वो इस फूलिश किंग को, यानी फूलिश मीन्स वो जो बेवकूफ़ राजा था उसकी जगह लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और सिली मिनिस्टर की जगह पर भी वो उनका जो डिसाइपल था वो आने के लिए तैयारी कर लेता है। लेकिन उनकी कुछ शर्त थी। शर्त ये थी कि यहाँ के कानून कायदे में हम कुछ बदलाव लाएंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड again be night and day would again be a day, and you could get nothing for to do. It became like any other place.
उस दिन से दिन जो था वो दिन के तौर पे चलना शुरू हो गया, रात जो था वो रात के तौर पे चलना शुरू हो गया, और उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया कि अब से एक डुडू में कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे दूसरे जगहों पे चीज़ें चलती हैं उसी रेट में यहाँ पे भी चीज़ों को बेचा जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो कि एक कन्नड़ फोक टेल, एक कहानी में से ली गई है, जिसके रचयिता हैं A.K. रामानुजन। आई होप आपको ये जो चैप्टर है, स्टोरी है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।